सभी को नमस्कार। आज हमें रीट हिंदी टेस्ट सीरीज़ में तीसरा टेस्ट का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न है, मुख्यतः समास के भेद होते हैं। तो मुख्यतः समास के भेद 4 होते हैं। हिंदी में हम जिनको 6 भेदों के रूप में पढ़ते हैं। भेद आप जानते हैं, जैसे पहला भेद है वो अव्ययी भाव समास है। ये पहला भेद, और इसमें पहला पद ही प्रधान, प्रथम पद है, इसको ही पूर्व पद कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा भेद है वो है तत्पुरुष। इसमें दूसरा पद प्रधान यानी द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद है, इसको उत्तर पद भी कहते हैं यानी बाद वाला पद। तत्पुरुष समास है, इसके 2 भेद हैं। एक तो कर्मधारय और दूसरा है द्विगु। ये 2 भेद हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि तत्पुरुष कितने प्रकार का है, तो 2 भेद हो गए, कर्मधारय और द्विगु। अगर रिवर्स प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि तत्पुरुष का भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु समास है। ये 2 समास हो गए। अव्ययी भाव समास पहला भेद है, प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान है, कर्मधारय में भी द्वितीय पद प्रधान है और द्विगु में भी द्वितीय पद प्रधान है। तीसरा द्वंद्व है, द्वंद्व समास। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वंद्व है। इसमें दोनों पद प्रधान, दोनों ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और चौथा भेद है वो है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद गौण होते हैं, अर्थात कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। तो ये समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अगर प्रश्न यह आ जाए कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। ये पदों की प्रधानता में अगर पूछें तो आपको ये बताना है, इसके अकॉर्डिंग करना है। तो इसमें पहला जो प्रश्न है, इसमें ए उत्तर होगा। असत्य कथन है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, हमने देख लिया, ये सही है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है यानी द्वितीय पद प्रधान। बहुव्रीहि में दोनों पद गौण होते हैं, ये सही है। गौण के स्थान पर अप्रधान शब्द भी लिखा हुआ आ सकता है। अप्रधान यानी अन्य पद प्रधान होता है। द्विगु में दोनों पद संख्यावाची होते हैं, ये गलत बात है, इसलिए उत्तर यही होगा। द्विगु में पहला पद प्रधान हो, पहला पद है वो संख्यावाची होता है। द्विगु समास के बारे में सुन लें। द्विगु समास में द्विगु का अर्थ भी क्या है, 2 गायों का समूह है। द्विगु में दोनों पद संख्यावाची होते हैं, ये गलत बात है। दोनों पद संख्यावाची होने पर वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें पहला पद प्राय संख्यावाची होता है। संस्कृत के कुछ उदाहरणों में दूसरा पद है वो भी संख्यावाची के रूप में, लेकिन एक ही होता है। दोनों में से एक पद है वो संख्यावाची होता है। और हिंदी में सीधा प्रश्न वो ये पूछते हैं कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और पूरा पद लोक प्रसिद्ध समूह का द्योतक हो, वहाँ द्विगु समास होता है। ये द्विगु समास में पहला पद ही संख्यावाची होता है, दोनों पद संख्यावाची नहीं होते। तो उत्तर हो गया ये। अव्ययी भाव समास है, इसमें ये ध्यान रखना है कि एक पद अव्यय होता है, प्राय पहला पद है वो अव्यय होता है। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि अव्ययी भाव समास में ये वैसे तो 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक में तो पहला पद अव्यय होता है यानी दूसरा पद नाम पद, एक में पहला पद नाम पद, लेकिन ये भेद नहीं पूछते। इसमें उदाहरण 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का उदाहरण है जिसमें पहला पद है वो अव्यय या उपसर्ग होता है। दूसरा है वो दूसरा पद अव्यय, उसमें दूसरा पद अव्यय होता है।
और तीसरा है उसमें एक ही पद दो बार आ जाता है, यानी द्विरूक्त शब्द होते हैं, जिसके उदाहरण अगले प्रश्न में दिए हुए हैं। किस विकल्प में सभी सामासिक पद अव्ययी भाव समास के नहीं हैं? तो इसमें देखिए आप यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आजन्म, जन्म से लेकर, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, भर पेट, पेट भरकर, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं और इनमें पहला पद अव्यय या उपसर्ग है। दूसरे में देखो गंगा पार, गंगा के पार, जीवन पर्यंत या जीवन भर, ये दूसरा पद है वो अव्यय है। ध्यान प्रियतन पूर्वक, प्रियतन के साथ, पूर्वक अगर अंत में आ जाए तो भी अव्ययी भाव समास है, और भर अगर पहले आ जाए तो भी अव्ययी भाव समास, और बाद में आ जाए तो भी अव्ययी भाव समास। तो ये अव्ययी भाव समास है। फिर तीसरे प्रकार का उदाहरण यह हो गया रातों रात, रात ही रात में, घर, घर के बाद, घर के बाद घर, चलने के बाद चलना, एक के बाद एक, ये द्विरूक्त शब्द हैं। इनको पुनरुक्त भी कहते हैं, पुनरुक्त। ये तीनों ही प्रकार के उदाहरण है वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। चौथे में नहीं है, ये तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। यश को प्राप्त, ग्राम को गत, सर्व को प्रिय, शरण को आगत, सब में को होगा और ये कर्ण तत्पुरुष है। तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष के बारे में हमें अगले प्रश्न में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ केवल तीसरा है, चौथा है वो उत्तर है, इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। चौथा प्रश्न देखो, किस विकल्प में सभी सामासिक पद संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं? कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इन सभी में कारक चिन्हों का लोप होता है सामासिक पदों में। तो ये सभी सामासिक पद नीचे दिए हुए हैं, ये हमें देखने हैं कि संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है। चारों में ही तत्पुरुष है। तो ऊपर वाले प्रश्न में आपको डी में मैंने बता दिया ये तो को है, जहाँ भी गमन आ जाए, गम धातु से बनने वाला, गमन आ जाए, आगमन आ जाए, प्रिय आ जाए, प्राप्त आ जाए, तोड़ आ जाए, फोड़ आ जाए, धर आ जाए, ये जहाँ भी आ जाए वहाँ को होगा। और ये देखिए आप बंधन से मुक्त, ये अलग होने के अर्थ में है। तो अपादान तत्पुरुष के उदाहरण है सारे। पथ से भ्रष्ट, ऋण से मुक्त, देश से निकाला, ये सारे के सारे हैं वो अपादान तत्पुरुष के उदाहरण हैं। इसमें हीन भी आएगा, जैसे बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन, धन रहित, धन से रहित, ये सारे हैं वो अलग होने का भाव दे रहे हैं, इसलिए से तो आएगा समास विग्रह में, लेकिन ये अपादान तत्पुरुष के उदाहरण होंगे। ये कर्ण तत्पुरुष, अपादान में मुक्त का अर्थ दिया जाता है, जैसे सेवा निवृत्त, तो सेवा से निवृत्त, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख। और इसमें कर्ण तत्पुरुष में से है वो के द्वारा या युक्त कर देता है, जैसे हस्त द्वारा लिखित या हस्त से लिखित, बाढ़ से पीड़ित, बाण से आहत, यहाँ संधि व समास दोनों है, दीर्घ संधि भी है, बाण जोड़ आहत, भाव से पूर्ण, रस सिक्त, रस से सिक्त, सुविधा युक्त, सुविधा से युक्त। दूसरे प्रकार के उदाहरण इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत, तो तुलसी द्वारा कृत, माघ प्रणीत, माघ द्वारा प्रणीत, तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित, रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। इस तरह के जो है वो सारे के सारे कर्ण तत्पुरुष में होंगे। फिर देखो ये संबंध तत्पुरुष के उदाहरण है, राजा की माता, गंगा का उद्दत, यहाँ संधि और समास दोनों हैं। राजमाता में भी संधि है, राजन जोड़ माता, व्यंजन संधि, यहाँ गुण संधि है, गंगा जोड़ उद्दक। वारी धारा, वारी की धारा यानी जल धारा, जल की धारा। नगर की वधु, नगर वधु, तो ये काके की के उदाहरण है। नगर सेठ, नगर का सेठ, नगराध्यक्ष,
नगर का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। इस तरह से काके की के उदाहरण हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। रणभूमि, रण के लिए भूमि, विद्या के लिए आलय, संधि और समास दोनों हैं। गुरु के लिए दक्षिणा, राह के लिए खर्च, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, ये सभी हैं वो संप्रदान तत्पुरुष में होंगे। हमारा प्रश्न भी यही था, संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण, तो डी हो जाएगा उत्तर, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में घर या स्थान के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे घर के पर्यायवाची सभी इसी में आएंगे। स्नान गृह है तो स्नान के लिए गृह है। रसोई घर, रसोई के लिए घर है। देव्यालय, देवी के लिए आलय, देवी के लिए आलय, इसमें के लिए है, ये कारक चिन्ह प्रयुक्त होगा। इसके अलावा इसमें एक भेद बच गया तत्पुरुष समास में, वो है अधिकरण। अधिकरण इसके कारक चिन्ह है वो में पर होते हैं। इनमें ज़्यादातर जैसे वनवास, वन मेवास, अज्ञातवास, अज्ञात मेवास, आप बीती, आप पर बीती, जग बीती, जग पर बीती, आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, नर श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ। ये ध्यान में रखना है कि नर में श्रेष्ठ नहीं, पहला पद है वो बहुवचन होगा। नरों में श्रेष्ठ, नराधम, नरों में अधम, कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव मानी श्रेष्ठ। इस तरह के सारे, हर फन मोला, हर फन में मोला, इस तरह के उदाहरण है वो में और पर वाले इसमें आएंगे। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सिर दर्द, सिर में दर्द, ये सारे हैं वो अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण होंगे। बहुव्रीहि समास वाला विकल्प है, 5वां प्रश्न देखिए। बहुव्रीहि समास है ये योगरूढ़ शब्द, इसमें सारे योगरूढ़ शब्द होते हैं, वो किसी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा अर्थ है वो इससे निकलता है। और जितने भी जैसे पशु, जानवर, पक्षी, देवता, कोई वस्तु, इनके जितने भी नाम हैं उनके उनमें अगर दो पद हैं तो वो सामासिक पद है वो बहुव्रीहि समास के होते हैं। दशानन, 10 हैं आनंद जिनके, रावण। सहस्र बाहु, सहस्र है बाहु जिसके, भुजाएं इंद्र। पीत है अंबर जिनका, विष्णु। नीला है कंठ जिनका, शिव। मोर भी होता है। गजानन, गज के समान है आनंद जिनका, गणेश जी। 3 है लोचन जिनके, अब गणेश जी वाले सारे आ जाएंगे। जैसे वक्र तुंड, वक्र है तुंड जिनका, 1 है दंत जिनके, 1 दंत। आशुतोष, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले देव हैं जो, तुष्ट होने वाले देव हैं जो। मोदक प्रिय, मोदक हैं प्रिय जिनके। तो ये आपको उदाहरण स्वरूप बताएगा कि आप गणेश जी के पर्यायवाची शब्द सारे देख ले। त्रिलोचन, ये शिव के सारे देख ले। त्रिनयन हो जाएगा, त्रिनेत्र हो जाएगा, त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिनके। त्र्यंबक, इसमें संधि भी है, यण संधि। त्रिजोड़े अंबक, 3 है अंबक जिनके। ऐसे ही चंद्रमौली शिव का पर्यायवाची शब्द है कि चंद्र है मौली पर जिनके। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिनके। विधुशेखर, विधु है शिखर पर जिनके। इस प्रकार से चंद्रमा और शेखर के पर्यायवाची शब्द अगर जोड़ते हैं तो वो शिव के पर्यायवाची शब्द बनते हैं और बहुव्रीहि समास होता है। भोले हैं जो नाथ, भोलेनाथ। दिगंबर, दिशाएं हैं वस्त्र या अंबर जिनका, तो ये आपको ध्यान रखना है। महावीर, महान हैं जो वीर, हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द है। अंजनी पुत्र, अंजनी के हैं जो पुत्र। वज्रांग, वज्र हैं अंग जिनके। दिगंबर शिव का हो गया। दिक जोड़ अंबर, इसमें व्यंजन संधि है। दिक जोड़े अंबर। फिर इस तरह के उदाहरण है वो भी बहुव्रीहि समास में होते हैं कि ये देखिए आप कन फटा, कन कटा, ये साधुओं के
इस तरह के जो संग होते हैं उनको कहा गया है। तो ये देखिए आप, कान है फटा हुआ जिनका ऐसे साधु, दूध मुआ है कि दूध ये मुँह में जिनके जो अन्नी नहीं खाता हो, यानी छोटा बच्चा। मिठ बोला यानी मीठा बोलने वाला, काम कम करने वाला। जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिय जिसने, अर्थात इंद्र। जितेंद्रिय में कर्म तत्पुरुष भी हो सकता है कि इंद्रियों को जीतने वाला, कर्म तत्पुरुष। तो कहने का मतलब है सभी के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द सारे इसमें आपके पहले भी दिए हुए हैं, आज भी थोड़े हैं, तो उनमें आप देख लें। इसमें उपयुक्त सभी, डी उत्तर हो जाएगा। कर्मधारय समास वाला विकल्प है भला मानस, भला है जो मानस। कर्मधारय समास दो प्रकार का होता है, एक विशेषतावाचक और एक उपमिति या उपमानवाचक। उपमिति या उपमान वाचक यानी उपमान उपमेय संबंध होता है। तो यहाँ विशेषण विशेष्य है, भला है वो विशेषण है और मानस है वो विशेष्य है। भला है जो मानस, परम है जो आनंद, सत्य है जो जन, महान है जो धन। तो ये सारे आ जाएंगे। इनका प्रयोग जहाँ भी होता है, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, महोदय, महान है जिसका उदय, महाशय, महान है जो आशय, ये सारे इसी प्रकार से हो जाएंगे। तो और परम आने पर भी हो जाएगा, जैसे परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। पहला पद विशेषतावाचक या विशेषण होना चाहिए, सारे आ जाएंगे इसमें। कुछ उपसर्ग भी जैसे सु और कु इसी में आएंगे, सु और कु। सुजन, सुष्टु है जो जन, सुष्टु है जो जन। कुजन, कुत्सित है जो जन, कुजन। बड़ा घर, बड़ा है जो घर, सद्गुण, सत्य है जो गुण। ये ऐसे लिखा हुआ होगा, सत्य है जो गुण, व्यंजन संधि भी है। काली है जो मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नील गाय, नीली है जो गाय, इसमें बहुव्रीहि समास भी है। लाल घोड़ा, लाल है जो घोड़ा। तो इस प्रकार के जितने भी हैं, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद है जो वस्त्र, शुद्ध हवा, शुद्ध है जो हवा। इस तरह के विशेषण शब्द हैं, वो पहले आने पर कर्मधारय समास से होता है। घनश्याम में दोनों समास हैं, बहुव्रीहि भी और कर्मधारय भी। और पहला इसमें देखो, घन के समान श्याम, और ये कृष्ण के अर्थ के रूप में अगर प्रयुक्त हो तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। ये वाक्य में भी आ सकता है, तो वाक्य में आप इसमें ध्यान रखें, वाक्य में भी इसका पूरा ध्यान रखें कि वाक्य में प्रयोग होने पर आपको ये ध्यान में रखना है कि वाक्य में प्रयोग है वो कैसे होगा। कृष्ण के स्थान पर घनश्याम शब्द का प्रयोग हो जाए तो वो बहुव्रीहि समास होगा। वज्र देह है, वज्र के समान देह है। कोमलांगी, कोमल अंगों वाली। लाल है जो मिर्च, ये उपयुक्त सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। इसमें कुछ हैं वो दोनों पद विशेषण होने पर भी कर्मधारय समास माना जाता है, जैसे शीतोष्ण, शीत है जो शीत है जो उष्ण है। काला स्याह है जो काला है जो स्याह है। लाल सुर्ख, जो लाल है जो सुर्ख है। घना सघन, जो घना है जो सघन है। इसमें निरर्थक शब्द वाले हैं वो इसमें हमें, जैसे निरर्थक शब्द वाले दो होंगे ने, वो द्वंद्व समास में होंगे, उनको हमें किस में लेना है, द्वंद्व समास में, समाहार द्वंद्व में लेने हैं, जो आगे आएगा होगा। तो इसमें एक समास द्वंद्व है वो बच गया। तो द्वंद्व में देख लो, द्वंद्व समास है वो तीन प्रकार का होता है। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं। इसमें पहला है वो इतरेतर द्वंद्व है, जैसे माता पिता, माँ बाप और का प्रयोग होता है बीच में, जैसे माँ और बाप, भाई और बहन, सीता और राम, हरि हर, हरि और हर, ये और वाले सारे इसमें आ जाएंगे। ग्रीष्म शरद, ग्रीष्म और शरद, यानी दो ऋतुओं के नाम हो, दो व्यक्तियों के नाम हो, जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण।
सीताराम, सीता और राम, लक्ष्मी पार्वती, लक्ष्मी और पार्वती, ये दो हैं वो सारे इसमें आएंगे। और दूसरा जो है वो है विकल्पक द्वंद्व है। भेद वैसे शायद आपके नहीं पूछेंगे, इसमें या का प्रयोग होता है, जैसे ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे, इधर उधर, इधर या उधर, अंदर बाहर, अंदर या बाहर। कुछ है वो संधि किए हुए शब्द भी ले सकते हैं, जैसे मित्र मित्र, तो मित्र या अमित्र, चराचर, चर या अचर, इस तरह के सभी उदाहरण है वो इसमें आ जाएंगे। कर्तव्य अकर्तव्य, तो कर्तव्य या अकर्तव्य, ये विकल्पक द्वंद्व है। फिर है समाहार द्वंद्व है, यानी समूह के रूप में कुछ होते तो दो शब्द हैं, लेकिन वो अपने दो शब्दों तक, दो पदों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि उनका अर्थ और भी होता है। जैसे चाय पानी, तो चाय पानी आदि, इनका समास विग्रह ऐसे क्यों होता है, चाय पानी आदि। दाल रोटी, दाल रोटी आदि, दाल रोटी में आपको ध्यान रखना है बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। दाल रोटी का अर्थ आजीविका होने पर बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। दूध रोटी है, उसका दूध और रोटी होगा, ये इतरेतर द्वंद्व ही होगा। और इसमें एक है वो निरर्थक शब्द इसमें ले लेंगे, जैसे दाल वाल, तो वाल कोई शब्द नहीं होता, तो इसमें इसको छोड़ देंगे समास विग्रह में, और समास विग्रह क्या हो जाएगा, दाल आदि। रोटी वोटी, तो रोटी आदि, ये इस तरह के प्रयोग हैं वो किए जा सकते हैं। पहला पद भी निरर्थक हो सकता है, जैसे आमने सामने, तो सामने आदि, आस पास, पास आदि, इस तरह के सारे शब्द हैं वो द्वंद्व समास में होते हैं। ये आपका द्वंद्व समास, यानी 6 समासों के बारे में हमने पढ़ लिया है। बाकी आप किताब से इनके अभ्यास करें। प्रश्न संख्या 7, किस विकल्प में सांप के पर्याय नहीं है, तो पन्नग, पद जोड़ नग, या पत जोड़ नग, ये सांप का पर्यायवाची शब्द है। और पन्नगारी है ना, वो पहले टेस्ट में आपको जो थोड़ा गलत बता दिया था, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि उसमें आप ध्यान रखें कि पत जोड़ नग, वहां आपको ये बता दिया था पन्नगारी, पन्नग का अरी, एक होता है पर्वतारी, पर्वत का अरी, तो ये तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है जो किस में चला जाएगा, बहुव्रीहि समास में। और पन्नगारी है वो भी बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। पन्नग का है जो अरी गरुड़, उसमें गलती से भूल से बाज बताया गया था, तो एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पन्नगारी है वो किसका है, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द है, यानी सांप का दुश्मन है वो गरुड़ होता है। पक्षीराज भी किसको कहते हैं, गरुड़ को कहते हैं। और पक्षीराज लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं पक्षीराज, पक्षिन जोड़े राज, ये मात्रा छोटी आएगी इसमें, पक्षी अकेला लिखेंगे तो बड़ी आएगी। चक्षु सर्वा, आँखों से सुनता है जो, तो ये सभी हैं वो किसके पर्यायवाची शब्द हैं, सांप के। सांप का एक पर्यायवाची शब्द और भी होता है, और वो क्या होता है, पादोदर। पाद मानी पैर, यानी उदरी ही है पैर जिसका, क्योंकि वो पेट से चलता है, पैर होते नहीं, इसलिए ये जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, सांप का है। इसके अलावा सांप के पर्यायवाची शब्दों में ये भी हैं, जैसे व्याल, ऊरग, अही, फणी, विषधर, सर्प। सर्प है वो तत्समय, और सांप है वो तद्भव है। ये तीनों ही विकल्प हैं वो सांप के पर्यायवाची शब्द हैं तीनों में। ये चक्रांग, मराल, मानसोक, ये हंस के पर्यायवाची शब्द हैं। हंस, ऊपर चंद्र बिंदु आने पर हंसना क्रिया बनती है, तो यहाँ उत्तर है वो डी हो जाएगा। 8वें में देखो, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो विहंग भी होता है और विहग भी होता है, ये दोनों ही पक्षी के होते हैं। खग भी क्या होता है, पक्षी होता है। द्विज अनेकार्थक शब्द है, इसका अर्थ पक्षी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, चंद्रमा भी होता है, 2 बार जन्म लेने वाला। ये स के ऊपर अनुस्वार न होकर के कु के ऊपर है, शकुंत। शकुंत का अर्थ पक्षी भी होता है और चिड़िया भी होता है। शलभ इसका अर्थ नहीं होता, शलभ का अर्थ कीट होता है, डी उत्तर हो जाएगा, कीट या पतंगा, ये शलभ के पर्यायवाची शब्द हैं।
तो सलब इसमें उत्तर हो जाएगा। वानर के पर्याय किस विकल्प में हैं? तो हरि, हरि अनेकार्थक शब्द है, इसका ध्यान रखना है। शेर को भी यानी सिंह को भी कहते हैं, विष्णु भी को भी कहते हैं, बंदर को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं। कपि, शाखा मृग, मरकट की। शाखा मृग में बहुव्रीहि समास है जो सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका। ये सभी हैं वो बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। वानर तत्सम होता है और बंदर तद्भव होता है। मकर, मीन, शफरी, झख, मत्स्य, ये मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। मछली में एक चीज़ और ध्यान में आपको रखनी है कि ली प्रत्यय भी हिंदी में माना जाता है। अरुण शिखा, अरुण मानी लाल, लाल रंग की चोटी है जिसके, वो मुर्गा होता है, तो इसलिए अरुण शिखा। ताम्र मानी भी लाल, ताम्र शिखा। चूड़ मानी भी शिखा, ताम्र चूड़। कुकुट, तमचूर, तमचूर मानी अंधेरे को दूर करने वाला है, सुबह बोलता है। तो ये सारे हैं वो मुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। सुक तत्सम है, सुआ तद्भव है। सुआ है वो क्या है? तद्भव है। तो सुक और सुआ। कीर, तोता। करी, हाथी, करी मानी हाथी। रक्ततुंड, लाल होती है चोंच इसलिए रक्ततुंड कहते हैं। दाड़िम प्रिय, अनार प्रिय, दाड़िम इनको प्रिय, इसलिए ये तोता के पर्यायवाची शब्द है। सभी जानवरों के प्रमुख हैं वो इसमें देने की कोशिश की गई है। तो वानर के पर्याय किसमें है? ए वाले विकल्प में। तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। हरिद होता है, एक होता है हरिद, री की मात्रा, ये हृदय होता है। ये क्या है? हृदय। हरिद मानी तालाब, ये री न होकर के रे है, इसको रे पढ़ा जाए। हरद, हरद मानी तालाब। पद्माकर होता है, पुष्कर, सर, ये सभी हैं। पुष्कर है वो तत्सम है और पोखर है वो तद्भव है। सर, ये सर है वो तालाब है और शर पहला से अगर यानी तालुबे से आ जाए तब इसका अर्थ बाण या तीर होता है। ये सभी हैं वो तालाब के हैं, तो पहला ही उत्तर हो जाएगा। इसको यहाँ आप इसको हरद पढ़े, वरना ये गलत हो सकता है, ध्यान रख लेना। क्योंकि अगर देखो दोनों में अंतर करें, ये देखिए आप, ये हृदय है में री की मात्रा है, ये हृदय है और ये क्या है? तालाब है। अम्बु, सलिल, पय, उदक, ये पानी के यानी जल के पर्यायवाची शब्द हैं। जल के अन्य पर्यायवाची शब्द भी होते हैं, जैसे नीर होता है, पाथस होता है, पाथस या पाथय, ये भी किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। अप का अर्थ भी जल होता है, आप का अर्थ भी जल होता है। पानी तद्भव है और पानी तत्सम है। इनमें पानी के पर्यायवाची शब्दों में जय जोड़ने पर कमल के बनते हैं, दय जोड़ने पर, दय अगर जोड़ें तो बादल के बन जाएंगे, धी जोड़ेंगे तो समुद्र के बन जाएंगे। एक इनमें से इस बार पूछ सकते हैं। खनक, रजनीचर, मोशक, कुंभिल, सभी चोर के पर्यायवाची शब्द हैं। उपवन, बाग, वाटिका, गुलशन, गुलशन है वो विदेशी शब्द है। बगीचा भी विदेशी शब्द है, फारसी के। तो ये उद्यान के पर्यायवाची शब्द है। उद्यान में संधि भी है, उत जोड़ यान व्यंजन संधि, उद्यान। तो ये तालाब के हो गए, बाकी प्रसिद्ध है वो आपको देने का प्रयास किया गया है। भ्रमर का पर्याय नहीं है, षटपद 6 पैर होते हैं, ये सही है। मधु पीने वाला होता है, मधुप। द्विरेफ 2 भागों में शरीर होता है, द्विरेफ कहते हैं। मधुसूदन नहीं है, मधुसूदन है वो कृष्ण या विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। किस विकल्प में कोई भी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ तो अक्षी और चक्षु पर्याय हैं आँख के। आँख के पर्यायवाची शब्द में अक्षी है वो तत्सम है, आँख है वो तद्भव है, चक्षु है वो तत्सम है और चख तद्भव है। क्षय का क्षय बन गया, ये तद्भव हो जाएगा। इसी तरह से आँख के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो हम जानते ही हैं। नेत्र है, लोचन है, नयन है, दृक है। दृक, दृक मानी भी आँख। फिर देखो तम और ध्वांत अंधेरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अंधेरे में तिमिर होता है, तमस होता है, तम होता है। अंधेरा चंद्र बिंदु लगा के लिखेंगे, ये तद्भव है। अंधकार तत्सम है, अंधकार है वो क्या है? तत्सम है। अभ्र और व्योम,
ये आकाश के पर्यायवाची शब्द है। अभ्र बादल का पर्यायवाची शब्द भी होता है। आकाश में देखो, आकाश में अनंत को भी आकाश कहते हैं, नभ मानी भी आकाश, गगन मानी भी आकाश। तो ये आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, वो ध्यान में रखें। स्वह का अर्थ भी आकाश होता है। मघवा, ये घ घड़ी वाला है। मघवा है वो, मघवा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। पंचसर है वो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। नीलकंठ है वो शिव का पर्यायवाची शब्द है। विरंची इसमें इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। विरंची ब्रह्मा। और दामोदर, दाम से बंधा है उदर जिसका, विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। और विष्णु फिर से आ गया, तो ये देखिए आप, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि दो ऐसे शब्द हैं जो एक ही अर्थ देने वाले हैं। इन सब के आपको पर्यायवाची शब्द है वो किताब में देख के याद करने। फिर देखो, शारदा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। वाणी को भी सरस्वती कहते हैं, वीणा पाणी को भी सरस्वती कहते हैं। इंदिरा है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। अगर या जय इंदिरा, तो ये इंद्राणी है, इंद्र की पत्नी। अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। शैलजा, गिरिजा, हिमालय तनया, हिमालय सुता, ये सब है। हिमसुता, ये सब है वो किसके हैं? पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। पंचकन्या, ये द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है। पंचकन्या है वो हमारे इतिहास में 5 को कन्या माना गया है। 5 कन्याओं का समूह होने पर ये द्विगु समास होता है, और किसी विशेष का पर्यायवाची शब्द होने के कारण ये क्या बन जाता है? बहुव्रीहि समास। तो पहला द्विगु ही करना चाहिए इसमें, क्योंकि 5 कन्याओं का समूह है, और 5 कन्या है वो, जैसे अहल्या है, ये अहिल्या नहीं होता, अहल्या। तारा है, इस तरह से ये 5 काउंट किए गए हैं। द्रौपदी भी उनमें शामिल है। फिर देखो वैदेही, तो वैदेही है वो विदेह जोड़ ई, विदेह की पुत्री जानकी, यानी सीता का पर्यायवाची शब्द है। वृषभानुजा, वृषभानु की पुत्री राधा, ये राधा का पर्यायवाची शब्द है। एक इसमें और है भैष्मिकी, तो ये है वो भैष्मिकी, वो किसका है? रुक्मिणी का पर्यायवाची शब्द है। इतना क्लिष्ट आपके नहीं पूछे, तो इसमें सब है वो अलग अलग है, तो उत्तर ये होगा जिसमें कोई भी पर्याय नहीं है परस्पर। पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। पृथा जोड़ ए प्रत्यय, इसमें पृथा कुंती को कहते हैं। पार्थ है वो तीनों ही है, अर्जुन भी है, युधिष्ठिर भी है, और भीम भी है। पार्थ सारथी है वो कृष्ण को कहते हैं। नीलांबर बलराम को कहते हैं, नीले हैं अंबर जिनके। युधिष्ठिर है युद्ध में स्थिर रहने वाले। अहिस शेषनाग को कहते हैं, फणीस भी शेषनाग को कहते हैं। और सहस्र आनंद, सहस्र है आनंद जिनके, ये भी अहिस को ही कहते हैं, शेषनाग को कहते हैं। तो ये 2 हो गए इसमें, तो ये भी नहीं होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? तो ये पहला विटप, द्रुम, अगम, गाछ, रूख, रूखड़ा, ये देशज है। वृक्ष है वो तत्सम है। पेड़ है वो तद्भव है। मुकुल, शिगुफा, गुंचा, ये कली के पर्यायवाची शब्द है। कली, कलिका। अधखिला फूल, अधखिला फूल को एक शब्द में कहते हैं कली या कलिका। पुलोमजा लक्ष्मी को कहते हैं। सची इंद्राणी को कहते हैं, नहीं हाँ इंद्राणी को ही कहते हैं, और ये इंद्राणी है, लक्ष्मी नहीं। पुलोमजा, सची, इंद्राणी, ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, वो किसके हैं? इंद्र की पत्नी के हैं। और एक कर्मेलक, लंबोष्ठ, महाग्रीव। लंबोष्ठ में ये लंबोष्ठ शब्द है वो अपवाद भी है। लंब जोड़ ओष्ठ, इसमें गुण संधि है, लेकिन ये वृद्धि संधि का अपवाद है। महाग्रीव ये ऊंट के पर्यायवाची शब्द है। ऊंट तद्भव होता है और उष्ट है वो तत्सम होता है। तो ये देखिए आप किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? तो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, शुद्ध पर्यायवाची शब्दों वाला शब्द है। तो लंबोदर, हेरंब, वक्र, तुंड, इसमें गजेंद्र नहीं है। गजेंद्र ऐरावत को कहते हैं, इंद्र के हाथी को, तो ये इसमें भिन्न हो गया, बाकी गणेश जी के हैं।
भद्रा, सुरभि, पयस्विनी, धेनु, ये चारों ही गाय के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन पयस्वली है वो बकरी का पर्यायवाची शब्द है। अजा बकरी होता है, अज बकरा होता है, तो पयस्वल बकरा होता है और पयस्वली है वो क्या है, बकरी है। तो ये भिन्न हो गया। नृप, भूप, नरेंद्र, महीप, नरेश, ये सारे राजा के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये उत्तर हो गया। हाटक, कंचन, हिरण्य, हेम, ये सोना के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन रूपा है वो चांदी का पर्यायवाची शब्द है। प्रिंट है वो बड़ा होता नहीं है, इसमें मात्रा वैसे बड़ी होती है रेम। रूपा, रूपा मानी चांदी, तो रूपा है वो चांदी का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ शुद्ध पर्यायवाची वाला है वो सी है। किस एक विकल्प में सभी शब्द पर्याय नहीं है, तो जाह्नवी है आधा ही है, वो ऐसे लिखा जाता है इसमें। भागीरथी में ई प्रत्यय, जाह्नवी में भी ई प्रत्यय, ये दोनों ई प्रत्यय के उदाहरण हैं। जहनु जोड़ ई, जहनु की पुत्री यानी गंगा। भगीरथ जोड़ ई, भगीरथ की पुत्री और अपत्यवाचक प्रत्यय है। ये कौन सा प्रत्यय है, अपत्यवाचक, अपत्य मानी संतान। मंदाकिनी, ये मंदाकिनी है वो भी गंगा का पर्यायवाची शब्द है, विष्णुपति भी गंगा का है। सुरसरी या सुरसरिता, देव, देवपगा यानी देवापगा, देवों की नदी, तो देवताओं की नदी है वो गंगा मानी जाती है, और ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अर्कजा, अर्क मानी सूर्य, एक ये अर्क होता है, एक रह पूरा होता है, वो रस या सत को कहते हैं, तो अर्कजा यमुना को कहते हैं। रवि तनया, रवि की पुत्री, सूर्य पुत्री, ये सभी हैं वो किसके हो जाएंगे, यमुना के। कालिंदी, कालिंद नामक पर्वत से निकलती है, इसलिए इसको कालिंदी कहते हैं। इसका जल है वो काले रंग का है, इसलिए इसके कृष्णा भी कहते हैं। और ये यम की बहन है, इसलिए यम भगिनी, यम बांधवी भी इसके कहा जाता है। आपगा, शैलजा, सिंधुगामिनी, तरंगिणी, इनमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जब भी आ जाए तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये तीनों विकल्प हैं वो व्यक्तिवाचक है, सारे जो व्यक्तिवाचक है उसके पर्यायवाची व्यक्तिवाचक ही होंगे। आपगा नदी है, निम्नगामी नदी है, नीचे की ओर जाने वाली। सिंधुगामिनी होती है, पर्वत से निकलती है। शैलजा, तरंगिणी, ये सभी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। उदधि, पारावार, सिंधुर, रत्नाकर, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सिंधुर नहीं है, ये सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हाथी का है। तो यहाँ उत्तर वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये व्याकरण के प्रश्न थे, इनके दाएं बाएं भी मैंने बताने की कोशिश की है, बाकी आप किताब में पढ़ते रहें। भाषा तत्वों को का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है तो गद्य शिक्षण का। गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, ये अपना अगले टेस्ट का टारगेट रहेगा। फिलहाल आज हमें इस टेस्ट में आपको मैं बीच में बता देता हूँ, कुछ है वो सॉल्यूशन के बाद चले जाते हैं, देखते नहीं हैं, तो उसको देखते रहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षण विधियों के बारे में मैं रोज़ाना बताता हूँ, तो आज मैं आपको नवीन शिक्षण विधियाँ हैं उनके बारे में सारी बताऊँगा, जो जिसका संबंध रीट से ज़्यादा है, क्योंकि सेकंड गेट फर्स्ट गेट में तो उन पर प्रश्न कम ही आते हैं, लेकिन इसमें प्रश्न आते ही रहते हैं, उन पर हम पूरी चर्चा आज करेंगे। तो आप बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। 17 का प्रश्न देखो, षडानन, सट जोड़ आनन, व्यंजन संधि है, सट जोड़े आनन, तो टे का डे बन गया। सट हैं आनंद जिनके, कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द है। कार्य समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, तो ये समास विग्रह का करेंगे। अगर यहाँ संधि होता तो संधि भी इसमें था। आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है, तो मौन वाचन। कौन सा है, मौन वाचन। सभी वाचनों के बारे में हम गद्य शिक्षण में पढ़ेंगे। जो कविता शिक्षण का पाठ रूप नहीं है वह है, तो कविता शिक्षण है उसके 3 प्रकार के पाठ होते हैं, बोध पाठ है, रस पाठ है, उपयोजन पाठ। तो रचना पाठ है वो इसका रूप नहीं है, तो सी उत्तर हो जाएगा। प्रस्तावना के रूप में वार्तालाप से ये होता है कि बालक के विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें आपको ये जो हमें गद्य शिक्षण के सोपान, पद्य शिक्षण के सोपान, प्रस्तावना के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। स्पष्टीकरण किसके अंतर्गत आता है, तो स्पष्टीकरण है वो हमें पाठ के अगर वो पढ़ेंगे तो उसमें प्रस्तुतिकरण में आएगा।
यानी सोपान। गद्य शिक्षण के सोपान में सबसे महत्वपूर्ण सोपान है वो प्रस्तुतिकरण ही होता है, और प्रस्तुतिकरण का सबसे महत्वपूर्ण सोपान स्पष्टीकरण होता है। स्पष्टीकरण का अर्थ है वो काठिन्य निवारणी है। कठिन में ये जोड़ने पर काठिन्य बनता है, काठिन्य निवारण। फिर देखो व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है भाषा पर अधिकार होने पर। यानी बालक है वो भाषा, उसके पास कुछ शब्द हो जाएं और है तभी तो व्याकरण का महत्व होता है। और वैसे इसमें अगला प्रश्न भी इससे संबंधित है, रायबर्ण किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं, तो छठी से। प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं, तो प्रयोग विधि को आगमन विधि कहते हैं। प्रयोग विधि, इसमें व्याकरण शिक्षण की विधियां भी हम कल ही ले रहे हैं, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, ये सारी व्याकरण शिक्षण। तो व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं वो प्रमुख रूप से दो हैं, आगमन विधि और एक तो आगमन विधि है और एक निगमन विधि है। देखो इसमें आगमन विधि में हम सब जानते हैं कि ये उदाहरण से नियम की ओर विधि है, उदाहरण से नियम की ओर विधि है, वही व्याकरण विधि है। और दूसरा है वो इसमें निगमन, तो ये नियम से उदाहरण की ओर। इनके अलग अलग सूत्र हैं, वो भी हमें शिक्षण सूत्र हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे। प्रश्न आना लगभग तय है, इसलिए डिटेल से हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें सूत्र विधि है वो आगमन विधि का रूप है, संस्कृत विधि कोई विधि नहीं होती। भाषा संसर्ग विधि है वो व्याकरण शिक्षण की विधि है, ये सहज विधि है। और आगमन विधि है इसको ही प्रयोग विधि कहते हैं, क्योंकि आगमन विधि के दो रूप होते हैं, एक तो प्रयोग विधि, एक सहयोग विधि। सहयोग विधि को ही समवाय विधि कहते हैं, सहयोग या समवाय। समवाय के बारे में प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं। वैसे शिक्षण विधियों का अलग से एक आपको उसमें सिर्फ शिक्षण विधियां हैं जो इसके बाद टेस्ट होने वाला है, उसमें आपको विस्तृत रूप से शिक्षण विधियों के बारे में बताया जाएगा। तो आगमन विधि के दो रूप हैं, वो कौन से हैं, प्रयोग विधि और सहयोग विधि। आगमन विधि को स्वाभाविक विधि भी कहते हैं, वैसे भाषा संसर्ग विधि है इसको भी सहज विधि कहते हैं। और एक बात आपको आगमन विधि में याद रखनी है कि इसमें शिक्षण की अपेक्षा सीखने पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षण की अपेक्षा सीखने पर बल दिया जाता है। किसमें, आगमन विधि में। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद में छात्र स्वयं ही निरीक्षण करके निष्कर्ष या नियम पर पहुंचते हैं, यह आगमन विधि होती है। गुण और दोष हम नेक्स्ट में लेने वाले हैं व्याकरण शिक्षण में। तो यहाँ उत्तर है वो क्या हो जाएगा, आगमन विधि हो जाएगा। निगमन विधि के भी दो रूप होते हैं, सूत्र विधि और पाठ्यपुस्तक विधि। इनमें से कोई भी एक प्रश्न पूछना लगभग तय है। प्राथमिक स्तर पर कुसुम शब्द के अर्थ द्योतन यानी अर्थ बताने के लिए उपयुक्त प्रविधि रहेगी। विधि में ही प्रविधि होती है, जैसे प्रश्नोत्तर है वो विधि और प्रविधि दोनों है। तो इसमें यानी शिक्षक है वो क्या करेगा, कुसुम का अर्थ बताने के लिए। तो इसमें आपको एक तो कुसुम है, इसमें कु उपसर्ग नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, और इसमें चित्र प्रदर्शन, ये ध्यान में रखना है। वस्तु प्रदर्शन का मतलब वो कौन कौन से पुष्प है वो कहाँ से कलेक्ट करेगा, तो वो इजी नहीं होता, बल्कि पुष्प का आसानी से चित्र दिखाया जा सकता है जिसे बच्चा देखकर पहचान सकता है। तो इसमें चित्र प्रदर्शन हो जाएगा। विद्यार्थी विषय वस्तु संबंधित उदाहरण दे सकेंगे, किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो उदाहरण देना है वो किस में आता है, उदाहरण देना अवबोध में आता है, तो ये अवबोध होगा। इसमें अवबोध में 7 मानसिक योग्यताएं होती हैं जिनकी चर्चा आज हम संक्षेप में करेंगे। किंडरगार्टन विधि, ये आज अपना पॉइंट रहेगा शिक्षण विधियों का, कि किंडरगार्टन विधि जिसका दूसरा नाम बालोद्यान विधि है, बाल जोड़ उद्यान। तो एक ही बात है, किंडर का अर्थ क्या होता है, बच्चे या बाल होता है, और गार्टन का अर्थ गार्डन या उद्यान होता है। तो बालोद्यान विधि का विकास किसने किया, फ्रोबेल ने। फ्रोबेल हैं वो खेल विधि के शिक्षा के क्षेत्र में जनक भी माने जाते हैं। वैसे हेनरी कोल्डवेल कुक हैं, वो उनकी देन है सबसे पहले, लेकिन शिक्षण विधियों में सबसे पहले शिक्षण विधि है वो किनकी है, ये फ्रोबेल की है, इसलिए इनको मानते हैं। व्याकरण की किस विधि में व्यावहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है, तो व्यावहारिक पक्ष पर बल है वो भाषा संसर्ग विधि में दिया जाता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की विशेषता है इसमें छात्र सक्रिय रहता है,
इसमें छात्रों की रुचि के अनुरूप विषय सामग्री दी जाती है। इसमें छात्र स्वावलंबी बनना सीखता है। ये ना नहीं बल्कि यहाँ क्या है, ता है, सिमिस प्रिंटिंग हो जाती है थोड़ी बहुत। तो इसमें डी उत्तर सभी होंगे। गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान में की जाती है? यानी छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि है वो गद्य शिक्षण में किस में की जाएगी उसकी हमें, और शब्द भंडार में वृद्धि है वो कब करेंगे? तो इसके जो है वो दो उत्तर हैं। देखो ये अगर प्रश्न पद्य शिक्षण होता तो यही होता आत्मीकरण, लेकिन आत्मीकरण है वो गद्य शिक्षण में इसमें नहीं। यहाँ शब्द भंडार में वृद्धि है वो स्पष्टीकरण में होती है, इसलिए विषय वस्तु का विश्लेषण है वो इसका ये उत्तर होगा। आत्मीकरण किताब में दे रखा है लेकिन इसमें डाउट है, इसमें आप ध्यान रखोगे। आत्मीकरण है वो कविता शिक्षण का सोपान है, ये गद्य शिक्षण का सोपान नहीं है। अगर गद्य शिक्षण के स्थान पर पद्य शिक्षण होता तो आत्मीकरण होता। ठीक है, तो इसमें विषय वस्तु विश्लेषण, इसमें शब्द भंडार में वृद्धि की जाती है। ये आपके थे 30 प्रश्न। और अब हमें संक्षेप में शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे। शिक्षण विधियों में सबसे पहले देखिए आप कि हमें ये जो 4 कर्मित पद है, इसमें वैसे तो आपने सबने पढ़ रखा है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले बीएस ब्लूम में उन्होंने ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसको 6 क्रमित भागों में विभाजित किया। ये क्रम है वही कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, हमें बाद वाले हार्ड टॉपिक है वो पढ़ते रहते हैं, तो वो क्रम है वो आप जानते हैं। जैसे ये देखिए वो क्रम होंगे ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, चौथा है ये संश्लेषण। इनका क्रम जरूर याद रखें क्योंकि क्रमित पद हैं। और मूल्यांकन, इसमें इनडायरेक्ट प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि बालक पहले क्या करेगा फिर क्या करेगा, तो ये क्रमशः ही होंगे। यानी पहले ज्ञान, फिर अवबोध समझेगा, फिर उसका खुद प्रयोग करना सीखेगा, फिर उसका विश्लेषण कर सकेगा, फिर संश्लेषण कर सकेगा और फिर मूल्यांकन। भारत में इनको 4 पदों में विभाजित कर दिया। 3 पद तो ऊपर वाले रख लिए, चौथा पद है ये सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में ये तीनों आते हैं, इसलिए यहां प्रश्न बनता है कि विश्लेषण भी सृजनात्मकता है, संश्लेषण भी और मूल्यांकन भी, तो ये सृजनात्मकता में आएंगे। इन 4 पदों को 17 मानसिक योग्यताओं में विभाजित किया गया है। इनमें सबसे पहले ज्ञान, तो ज्ञान में 2 चीजें हैं, प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ज्ञान में 2 हैं, प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान। ये ए होता है लेकिन जो कुछ शब्द हैं वो प्रचलित हो जाते हैं वो वैसे ही बोले जाते हैं। तो सबसे पहले बालक है वो प्रत्यास्मरण कर सकेगा, अपने पूर्व ज्ञान को याद कर सकेगा, स्मरण कर सकेगा और उसके बाद में पहचानेगा। ये दोनों ही है वो किस में आएंगे? ज्ञान में आएंगे। तो ज्ञान की 2 मानसिक योग्यताएं होती हैं। अवबोध है, उसमें देखो अवबोध में क्रम ध्यान में रखना जरूरी है। इसमें पहला है वो संबंध देखना, संबंध देखना। दूसरा है उदाहरण देना। तीसरा है भेद कहना, भेद कहना, भेद कहना है वो तीसरा है। चौथा है वर्गीकरण, वर्गीकरण करना। 5वां है व्याख्या करना, 5वां क्या आएगा? व्याख्या करना। और छठा आएगा पुष्टि करना। इसको पुष्टि करना, इसको पुष्टिकरण भी कह सकते हैं, और यानी क्लेरिफाई करेगा। और फिर सामान्यीकरण। ये 7 मानसिक योग्यताएं हैं वो अवबोध में होती हैं। अवबोध में एक बार फिर से सुन लें। सबसे पहले बालक संबंध देखेगा, फिर उदाहरण देगा, फिर भेद कहेगा, वर्गीकरण करेगा, फिर व्याख्या, फिर पुष्टि, फिर सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब फिर वो परिभाषा बता देगा या निष्कर्ष। निष्कर्ष है वो अलग है, सामान्यीकरण है वो परिभाषा या नियमीकरण के रूप में हम ले सकते हैं। तो ये अवबोध में आएगा। प्रयोग है, इसमें 5 मानसिक योग्यताएं हैं। प्रयोग में देखो पहला है तर्क करना, कई बार सीधा प्रश्न भी कर लेते हैं, आपके सहायकों में भी ये काम में आएगा। दूसरा है उपकल्पना बनाना,
उपकल्पना बनाना, फिर है उपकल्पना स्थापित करना, उपकल्पना स्थापित करना, ये आ जाएगा उपकल्पना स्थापित करना। उपकल्पना मानी हाइपोथेसिस। फिर है निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना। और 5वां है पूर्व कथन, पूर्व कथन मानी भविष्यवाणी करना। तो प्रिडिक्शन ये प्रयोग में आएंगे। और सृजनात्मकता है उसमें 3 रहेंगे, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें विश्लेषण और संश्लेषण है, उसमें आपको ध्यान में रखना है कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र होता है, न कि संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो शिक्षण सूत्र में भी आप इसका ध्यान रखेंगे। ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया है। प्रश्न कैसे पूछते हैं ये भी आप देख लीजिए। जैसे इसमें आ जाएगा निष्कर्ष निकालना शामिल है, तो निष्कर्ष निकालना है वो मूल्यांकन में नहीं है बल्कि प्रयोग में है। तर्क करना भी किसमें है? प्रयोग में है। वर्गीकरण करना है वो अवबोध में है। व्याख्या करना है वो अवबोध में आएगा। इससे संबंधित ही आपको ये प्रश्न दिया था। तो ये सारे हो गए। इसके बाद में देखो हमें नई शिक्षण विधियों में शुरुआत करते हैं खेल विधि की। तो खेल विधि है, इसका सुझाव है वो कुक और रायबर्न ने दिया था। सबसे पहले जो खेल विधि प्रस्तुत करने वाले हैं वो हेनरी कोल्डवेल कुक हैं। आपके रीट में पूछ भी सके, हेनरी कोल्डवेल कुक यानी कुक महोदय। इनकी एक किताब है जिनका नाम है द प्लेवे, द प्लेवे, ये इनकी पुस्तक का नाम है। पर्स स्कूल में इन्होंने ये खेल विधि है उसका सुझाव दिया था। और उसके बाद में जो W.M. रायबर्न, W.M. रायबर्न ने भी एक किताब में सुझाव दिया है। उनकी किताब का नाम है वो प्लेवे सजेशंस है, प्लेवे सजेशंस। ये किताब किसकी है ध्यान रखना है आपको, और ये रायबर्न की है। तो ये 2 सुझाव देने वाले थे। इन्होंने पहले जो है ना वो वास्तविक खेलों के द्वारा नहीं, बल्कि जैसे नाटक है, वाद विवाद है, इनके माध्यम से बच्चे हैं वो उत्सुकता के साथ खेल ही खेल में सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, ये विचार रखा था। फिर खेल वास्तव में जो खेल हैं वो बाद में लाए थे, वो बाद में फ्रोवेल लाए। तो कहने का मतलब है कुक ने शिक्षा के क्रियात्मक एवं व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से बच्चे हैं वो बहुत ही रुचि लेकर के स्वाभाविक या सहजता से सीखते हैं। फिर इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि खेल विधि, हम आगे खेल विधि ले रहे हैं 3-4। तो खेल विधि के सिद्धांत, तो खेल विधि के 4 सिद्धांत वो प्रमुख हैं। 4 सिद्धांत हैं, उनमें देखिए स्वाभाविक, पहला है वो है स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्योंकि खेल है उसमें स्वाभाविकता होती है, बच्चा है वो सहज रहता है। तो स्वाभाविकता का सिद्धांत इसका पहला सिद्धांत है। दूसरी बात है वो उसकी रुचि होती है, इसलिए दूसरा है वो क्या है रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। तीसरा है वो क्रियाशील रहता है, इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। और चौथा है वो स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये और खेल विधि के 4 सिद्धांत हैं। फिर है 3 लक्षण। तो 3 इसके लक्षण हैं कि स्वतंत्रता, स्वाभाविकता और सुख, ये 3 लक्षण हैं। स्वतंत्रता, स्वाभाविकता और सुख, ये 3 हैं वो खेल विधि के लक्षण माने जाते हैं। खेल विधि के वास्तव में 2 रूप होते हैं। एक तो वास्तविक खेल विधि, जैसे चोर सिपाही है, नाटक मंचन है, सितोलिया है, इनके माध्यम से ही हमें वास्तविक खेलों के माध्यम से शिक्षण कराएं, वो पहला प्रकार है। इस तरह की 2 विधियां हैं, एक तो किंडरगार्टन और एक मॉन्टेसरी। किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी दोनों पर आज तक प्रश्न पूछते ही आए हैं, इसलिए हमें दोनों का ध्यान रखना है। मॉन्टेसरी को शास्त्रीय विधि भी कहते हैं। और खेल भावना पर आधारित शिक्षण विधि, यानी जिसमें खेल की अपेक्षा खेल भावना को अधिक महत्व दिया जाता है। उसमें वास्तविक खेल नहीं होते, लेकिन वो होते खेल जैसे ही हैं।
यानी वो कार्य को खेल बना देते हैं और कार्य को खेल की भावना के द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। ये भी दो विधि हैं, एक तो प्रोजेक्ट विधि और एक डाल्टन विधि। प्रोजेक्ट यानी प्रायोजना, योजना विधि भी कहते हैं इसको, प्रोजेक्ट विधि, और दूसरी है वो डाल्टन विधि। तो दो, ये चार विधि हैं, वो प्रमुख रूप से हैं। चार में से दो प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये रीटेसी एग्जाम है, L1 वाले खास ध्यान रखें। तो ये चार विधि हो गई। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी है तो वास्तविक खेल पर आधारित हैं। प्रोजेक्ट और डाल्टन विधि हैं, ये खेल भावना पर आधारित हैं, लेकिन चारों को ही खेल विधि माना जाता है। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं किंडरगार्टन विधि की। तो किंडरगार्टन विधि है, उसमें किंडर का अर्थ बालक होता है, गार्टन का अर्थ गार्डन या उद्यान होता है, इसलिए इसको बालोद्यान विधि कहते हैं। यानी ये गुण संधि है, बाल जोड़ उद्यान, और इसलिए इसका ये नाम बोध देते हैं, बालोद्यान। ये द और ये है, ध नहीं है, ये ऐसे भी आ सकता है, बालोद्यान विधि। इसके आविष्कारक हैं वो फ्रोवेल हैं। फ्रोवेल का पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, इनका पूरा नाम है, क्योंकि ये जर्मनी के थे, देश का नाम भी पूछा हुआ है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक। ये मैं थोड़ा धीरे लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। फ्रेडरिक विल्हम, फ्रेडरिक विल्हम ऑगस्ट फ्रोबेल, ऑगस्ट फ्रोबेल, लेकिन हम नाम जानते हैं फ्रोबेल के नाम से। ये इनका इतना बड़ा नाम है, इनको ये वो संक्षेप में भी कह सकते हैं कि F.A. फ्रोबेल, और जर्मनी के थे ये, जर्मनी के। मॉन्टेसरी है वो इटली की थी। ये दोनों का ध्यान रखना है। इसमें देखो, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने सबसे पहले यानी दृष्टिकोण कौन सा अपनाया, दार्शनिक। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उसका नाम है, अगर पूछने पर पेपर थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो इनकी पुस्तक का नाम था एजुकेशन ऑफ मैन। एजुकेशन ऑफ मैन, ये इनकी पुस्तक का नाम था, और ये पेस्टालोजी द्वारा प्रभावित थे। पेस्टालोजी है वो अमेरिका के शिक्षा शास्त्री थे। दूसरी बात इसमें प्रश्न आ सकता है, शिक्षा जगत में प्रथम खेल विधि कौन सी है, तो किंडरगार्टन है, इसलिए इनको खेल विधि का जनक शिक्षा जगत में कहा जाता है। और फिर देखो, फ्रोबेल ने, अब हिस्ट्री समझनी है कि किंडरगार्टन है क्या। तो इन्होंने सबसे पहले, फ्रोबेल ने जर्मनी में एक कौन सा स्थान था, ब्लैकेनबर्ग, ब्लैकेनबर्ग में 1837 में एक स्कूल खोला, जिसे 1839 में किंडरगार्टन नाम दिया। तो उस स्कूल का नाम है वो किंडरगार्टन है। ऐसे जो है ना वो मॉन्टेसरी है, उन्होंने भी बालगृह खोले थे पहले, चिल्ड्रेंस हाउस। तो उन्होंने क्या है कि फ्रोबेल है वो बच्चे के स्वाभाविक और आत्म अभिव्यक्ति पर बल देते थे। उन्होंने बताया कि खेल द्वारा शिक्षा स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा यानी ग्रहण की जा सकती है, इसलिए उनका मानना था कि खेल द्वारा शिक्षा स्वतः क्रिया द्वारा की जा सकती है, और उस पर ही उन्होंने बल दिया। फ्रोबेल ने आत्म अभिव्यक्ति है उस पर ही सबसे अधिक बल दिया था। आत्म अभिव्यक्ति के उन्होंने 3 साधन माने। ये प्रश्न है वो भी पूछा हुआ है, गीत, गति और रचना। 3 साधन कौन से माने, गीत, गति और रचना। अब आप में से कुछ ये कह रहे हैं कि मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, आपको टाइम नहीं है, क्योंकि देखने के लिए बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाएं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट दे सकता हूं, जो परीक्षा उपयोगी हो सकती हैं, वो देने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें ये जो गीत, गति और रचना है, अब इसमें सबसे पहले अनुभव में गीत है उसकी बात करेंगे, क्योंकि गीतों का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ गीत है उसका मतलब है मातृगीत से, शिशु गीत से, खेल गीत से, यानी ऐसे गीतों का प्रयोग किया, या तीनों प्रकार के गीतों का प्रयोग किया। मातृगीत जो माता लोरी दे के सुनाती है वो मान लो आप, दूसरा है ना वो शिशु गीत, जैसे हमें शिशु गीत है वो लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, इस तरह के जो गीत गाते हैं वो इसमें शामिल हैं। शिशु गीत में अन्य गीत भी हो सकते हैं, 'वे नानी' ये ने 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 'वे
ये उसको चोर ले गए, ऐसे जो है ना, नानी को चोर ले गए, नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए। तो ये इस तरह के जो हैं वो सारे इसमें होंगे। और एक खेल गीत जैसे कबड्डी खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, उसमें जो गीत गाते हैं, तो तीनों प्रकार के गीत होंगे। इस तरह के गीतों का प्रयोग किया जाता है जो बालकों की ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियां उन दोनों को गति देते हैं, यानी उनकी ज्ञानेंद्रियां भी काम करती हैं और मांसपेशियां भी। और इसमें जो है वो इन्होंने एक प्रावधान रखा था शिक्षिका, तो इन्होंने क्या है कि महिला अध्यापिकाएं, यानी अध्यापक के स्थान पर अध्यापिकाओं को ही उचित माना। तो इसलिए शिक्षिका है वो गीत, जो ये गीत होते हैं वो बालकों की दृष्टि से कर्मायोजित करके उसका पहले आदर्श पाठ प्रस्तुत करती है। बच्चे हैं वो उनका ही अनुकरण करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं। तो ये सबसे पहले यानी गीतों पर आधारित वो रचना करते हैं, फिर उसका चित्र खींचते हैं कि सबसे पहले हमें, जैसे अध्यापिका यहाँ से चलेगी गोल राउंड में, ऐसे चली अध्यापिका, उसके पीछे पीछे, फिर बच्चे से वो कहती है कि उसका चित्र बनाओ कि हम किधर से होकर के कैसे आए, और ये बन गया आर्ट। इस तरह से ये जो है ना वो, और किंडरगार्टन विधि है। किंडरगार्टन विधि है, उसके मुख्यतः 3 सिद्धांत होते हैं, जिसमें प्रमुख सिद्धांत है वो स्वयं प्रेरणा व सातत्य का सिद्धांत है। स्वयं प्रेरणा है एक सततता, यानी उसमें निरंतरता रहनी चाहिए। ये नहीं है कि 10 दिन की छुट्टी कर दी, 1 महीना गायब हो गए, तो ऐसे नहीं, बल्कि रेगुलरिटी। इसमें 3 सिद्धांत वो कौन से हैं? स्वयं क्रिया एवं आत्म प्रकाशन की स्वतंत्रता, स्वतंत्र एवं स्वाभाविक विकास, और खेल द्वारा शिक्षा। तो इसके आधारभूत अगर मान लीजिए साधनाएं, तो स्वतंत्रता है, बालक अपने जी है तब करता है, उसका मन करता है तब पढ़ता है, और क्रिया और खेल, स्वतंत्रता, क्रिया और खेल। ये 3 इसके प्रमुख साधन है। फिर देखो इसमें सामग्री कौन कौन सी होती है, तो इसमें 5 सामग्रियां वो प्रसिद्ध हैं शिक्षण के लिए। जैसे कहानियों के माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है उन्हें। दूसरा है वो खेल, यानी मातृ खेल तीनों आपको बता दिए, तीनों इसमें आ जाएंगे खेल। और फिर है गीत, तो तीनों प्रकार के गीत भी आ जाएंगे, शिशु गीत और ये सारे आ जाएंगे। फिर चौथा है उपहार, यानी उपहार के रूप में जैसे खिलौने हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं वास्तविक। फिर है व्यापार में क्रियाएं हैं। ये 5 इसके साधन होते हैं। और अब इसकी प्रमुख बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो भी ध्यान में रखनी है। जैसे खेल आया तो आपको ये ध्यान रखना है कि गेंद के खेल को अधिक महत्व दिया, कि गेंद का खेल है वो बालक ज़्यादा पसंद करते हैं और वो शिक्षण के लिए उपयुक्त माना गया, क्योंकि गेंद के खेल से ही बालकों में भाषा का पहला पाठ है वो पढ़ाया जाता है कि तुम वो गेंद लाओ, बताओ तुम क्या लाए, तो गेंद लाए, ऐसे बोलना सिखाते हैं। भाषा का मतलब केवल लिखना से ही नहीं होता है, बल्कि 4 कौशलों का विकास माना जाता है। और इससे उनकी शब्दावली और भावाभिव्यक्ति है वो बढ़ती है। फिर देखो गीतों द्वारा बालकों को वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। पढ़ना सिखाने के लिए चित्रों की सहायता ली जाती है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि पढ़ने के लिए और क्या, किन की सहायता ली जाती है, तो चित्रों की सहायता ली जाती है। और नए शब्द हैं उनको श्यामपट्ट पर लिख कर उच्चारण करवाया जाता है। सामूहिक गीतों द्वारा पठन योग्यता का विकास किया जाता है। गीतों के साथ अभिनय भी करवाया जाता है, तो अभिनय भी करना बालक है वो इसमें सीख लेते हैं। इसमें ये तो हो गया। उसके बाद में देखो लिखना सीखने के लिए क्या करते हैं, तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। लिखना सीखने के लिए बालक के, यानी उनसे अपने कलम जो होती हैं, पेन होते हैं, उनसे पहले कच्ची पेंसिल ज़्यादा मान लो आप, पहले रेखाएं बनाना सीखते हैं। पहले वो सीधी रेखाएं बनाएंगे, फिर अंगुलियों के संचालन में प्रशिक्षित हो जाने पर वे लिखना प्रारंभ करते हैं। ऐसे उनको लिखना कौशल उनमें विकसित किया जाता है। और पठन और लेखन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पठन व लेखन दोनों का साथ साथ अभ्यास कराया जाता है। किस विधि में? किंडरगार्टन विधि में। तो ये किंडरगार्टन विधि के बारे में आपको बता दिया। और महिला अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि वो बच्चों के साथ माँ जैसा व्यवहार करती हैं। और भाषा शिक्षण में गीतों और कविताओं को अधिक महत्व दिया गया है। व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इसमें नहीं दी जाती, बच्चों के लिए ये आवश्यक नहीं है।
और ये आपको बता ही दिया कि बच्चे पहले सीधी रेखा, फिर तिरछी रेखा, फिर गोल रेखाएं बनाना सीखते हैं और खेल ही खेल में स्वयं करके सीखते हैं। एक प्रश्न आपको इसमें और जो पक्का ध्यान में रखना है वो है कि ये विधि 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों हेतु विकसित की गई। ये कब से कब तक? 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों हेतु विकसित की गई। ये किंडरगार्टन विधि थी जिसके बारे में हमने पूरा पढ़ा। समय शायद ज़्यादा हो गया है, हमें अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैंने आपको ये तो बता दिया। एक दूसरी विधि और इसमें आज, क्योंकि मॉन्टेसरी को इसके साथ पढ़ लें, फिर 3 कल पढ़ लेंगे। तो इसमें देखो अगली विधि है वो है मॉन्टेसरी विधि। इसमें नए लिख दें और है ये, क्योंकि विदेशी नाम है, वैसे सही तो ये है। तो मॉन्टेसरी विधि, सबसे पहले मॉन्टेसरी का पूरा नाम पूछा हुआ है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी या मैडम मारिया मॉन्टेसरी, और ये इटली की थी, फ्रोबेल से प्रभावित थी। ये एक शिशु शिक्षण प्रणाली है, वो भी शिशु शिक्षण प्रणाली थी, शिशु शिक्षण प्रणाली। इनके द्वारा जो विधि विकसित की गई वही मॉन्टेसरी विधि कही जाती है। तो एक इसमें वो 4 से 8 वर्ष तक फ्रोबेल वाली, और ये 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले उन्होंने, जिसके नाम चिल्ड्रेंस हाउस या बालगृह रखा। चिल्ड्रेंस हाउस, जिसको हिंदी में कहते हैं बाल गृह। तो बाल गृहों का संबंध है मॉन्टेसरी से। इटली की ये थी, एक बार इटली पर भी प्रश्न पूछा हुआ है। और यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा इस तरह के जो विद्यालय इन्होंने खोले, स्कूल खोले, उनमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा की नई प्रणाली का विकास किया। इसे मॉन्टेसरी विधि कहते हैं। मॉन्टेसरी विधि है वो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा प्रणाली कहलाती है। मॉन्टेसरी ने खुद अपने शब्दों में कहा है कि बालकों की निसर्ग सिद्ध अभिव्यक्ति, निसर्ग मानी प्राकृतिक, नैसर्गिक, निसर्ग सिद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही मेरी शिक्षण प्रणाली का मूल आधार है। स्टेटमेंट को एक बार फिर से सुन लें, बालकों की निसर्ग सिद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही मेरी शिक्षण प्रणाली का मूल आधार है। ये कथन मॉन्टेसरी का है। अगर अच्छा पेपर आए तो इस तरह के प्रश्न भी कर सकते हैं। तो इनका जो है वो प्रमुख सिद्धांत है वो इस विधि का देखिए, आत्म विकास का सिद्धांत है, आत्म शिक्षा का सिद्धांत है, खेल द्वारा सीखने का सिद्धांत है। इसमें आप एक चीज तो ये ध्यान में रखोगे कि वेष्टित्व का सिद्धांत, वेष्टित्व, 2 प्रकार का शिक्षण होता है, वेष्टि शिक्षण और समष्टि शिक्षण। तो वेष्टित्व का सिद्धांत है वो वैयक्तिक विभिन्नताओं पर आधारित होता है, यानी प्रत्येक बालक को उनकी आवश्यकता अनुसार, योग्यता अनुसार सिखाना। मांसपेशियों को पुष्ट करने का सिद्धांत इसमें होता ही है, और ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत होता है। दोनों काम इसमें करवाए जाते हैं। पहले बालक की मांसपेशियां पुष्ट की जाती हैं, उसके बाद ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण दिया जाता है। तो बालक को स्वतंत्र वातावरण में स्वयं विकास करने का पूरा अवसर दिया जाता है इस विधि में, जिससे वो रुचिपूर्वक है वो अपनी गति के अनुसार कार्य करते रहते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, उनका मानना था मॉन्टेसरी का कि बालक को विवश करके, यानी जबरदस्ती जैसे हमारे यहाँ किया जाता है, तो शिक्षा देने से कोई लाभ नहीं है। और वैयक्तिक विशेषताओं को ही मॉन्टेसरी ने शिक्षा का आधार बनाया। तो मॉन्टेसरी ने शिक्षा का आधार किसको बनाया? वैयक्तिक विशेषताओं को, वैयक्तिक विशेषताओं को आधार बनाया। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक बालक है उसकी रुचि है, उसकी जो क्षमता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति है वो भिन्न भिन्न होती है। इसलिए प्रत्येक बालक को उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार सिखाया जाए। कुछ बातें इसमें हो सकती हैं कि एक तो ये है कि मॉन्टेसरी स्कूल में घर जैसा वातावरण होता है, यानी क्योंकि नाम ही क्या है, बाल गृह है। इसमें अध्ययन अध्यापन के लिए एक बड़ा कक्ष होता है और दैनिक कार्यों के लिए अन्य छोटे छोटे कक्ष होते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं।
क्यों स्वयं विकास के लिए खेल और क्रिया को सर्वोत्तम साधन माना। इन्होंने खेल को और उसमें जो क्रिया मानी कोई भी कार्य, उसको सर्वोत्तम साधन माना, क्योंकि इसमें जो है ना खेल का मैदान और बगीचा भी होता है। वो जो फ्रोवेल वाला किंडरगार्टन है, तो उन्होंने इसलिए ये अगर प्रश्न आए तो आपको ध्यान में रखना है कि किस शिक्षा शास्त्री ने बच्चों को पौधे और शिक्षक को माली माना, तब फ्रोवेल उत्तर करना है, क्योंकि फ्रोवेल है उन्होंने बालोद्यान विधि दी। और उन्होंने ये मांटेसरी है, इन्होंने शिक्षा के लिए 2 प्रकार के उपकरण हैं वो अपनाए। एक तो घरेलू उपकरण में जैसे घरेलू चीज़ें हैं, तौलिया है, साबुन है, झाड़ू है। शैक्षिक उपकरण है, उसमें श्यामपट्ट है, चौक, डस्टर, इनसे ही खेल खेल करके बच्चे हैं वो सीखते रहते हैं, तो स्वयं करके सीखते हैं। फिर देखो एक प्रश्न ये पहले भी पूछा हुआ है, इसको शास्त्रीय विधि कहते हैं। शास्त्रीय विधि, यानी शास्त्रीय विधि भी इसको कहा जाता है। तो शास्त्रीय विधि है वो क्यों कहते हैं? इसे शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बालक उपकरणों से शास्त्रीय संबंध स्थापित करके सीखता है। शास्त्रीय उसमें ये देखिए आप 3 प्रकार की क्रियाएं होती है, उन्हें वास्तव में उन्होंने शास्त्रीय कहा है क्योंकि ये लिखने पर ही अधिक बल देती हैं। लिखना जो कौशल है वो सर्वाधिक विकसित करने के यानी सबसे उपयुक्त है वो मांटेसरी वाला ही माना जाता है। तो उसमें ये बताया कि लेखन की शिक्षा है उसमें 3 क्रियाएं आवश्यक है। पहली क्रिया है वो कौन सी है कि सबसे पहले बच्चा है उसको कलम या पेंसिल है वो पकड़नी सिखाई जाती है और वो रेखाओं पर पेंसिल को फिराता है। दूसरा है वो रेखाओं पर पेंसिल फिराना, फिर है अक्षरों पर अंगुली फिराना, फिर उच्चारण द्वारा अक्षरों का ज्ञान, बार बार अभ्यास द्वारा ध्वनि तथा अक्षर की आकृति में पूर्ण शास्त्रीय स्थापित कर लेता है, इसलिए इसको शास्त्रीय विधि कहते हैं। एक बार फिर समझिए कि बालक है वो पहले कलम या पेंसिल है वो पकड़ने का अभ्यास करता है और इसके अभ्यास में वो क्या करता है, रेखाओं पर पेंसिल है वो चलाता है। उसके बाद में बार बार अभ्यास द्वारा, क्योंकि उंगली है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, तो अक्षरों पर उंगली फिराना उसको सिखाया जाता है। फिर वो क्या करेगा, उच्चारण द्वारा अक्षरों का ज्ञान, कि जैसे शिक्षिका है, शिक्षिका इसमें होती हैं तो शिक्षिका बोलेगी जैसे कै, तो वो फिर बिना अक्षर के अंगुली फिरा लेगा और वो शास्त्रीय कर लेगा। ये शास्त्रीय विधि इसको वास्तव में इसलिए कहा जाता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। सबसे पहले वो उसको कलम या पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है और रेखाओं पर पेंसिल फिराई जाती है। सबसे पहले ये प्रश्न अगर आ जाए तो जैसे ये रेखा है और इस पर जो है ना वो बालक है वो पहले इस पर और रेखा पर पेंसिल फिराएगा, रेखाओं पर, क्योंकि अक्षर जो हैं वो थोड़े टिपिकल होते हैं तो उन पर नहीं फिरा सकता, सीधी सीधी वो फिरा लेगा। और उसके भी वो क्या है कि खांचे बने हुए होते हैं उन पर पेंसिल फिराता है। फिर अक्षर जो है ना उन पर उंगली फिराएगा, जैसे अक्षर है ना वो कोई भी है, जैसे वह है तो इस पर वो उंगली फिराएगा, फिर पेंसिल फिराने से उससे अभ्यास हो जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या है कि शिक्षिका है वो बोलेगी वह, उसके सामने वह अक्षर स्वरूप नहीं रहेगा, लेकिन वो वह बोलते ही वो उंगली से और वह लिख देगा, यानी अक्षर की आकृति है उससे वो पूर्ण शास्त्रीय स्थापित कर लेता है। किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा। तो ये जो है वो शास्त्रीय विधि है, यानी ये शास्त्रीय स्थापन ध्वन्यात्मक भाषाओं में अधिक सहज है। और हिंदी है वो क्या है? ध्वन्यात्मक भाषा है। ध्वन्यात्मक भाषा का मतलब क्या है? ये यानी इसमें ध्वनि की प्रधानता होती है, जैसा सुनते हैं वैसा ही लिखा जाता है। तो ये शास्त्रीय की बात होगी। और शास्त्रीय स्थापना के बाद बालक स्वयं उच्चरित अक्षर लिखने लगता है, यानी कहते हैं कि 1.5 महीने में वो अक्षर लिखना सीख जाता है, जबकि यहाँ हमारे 5 साल तक भी नहीं सीखते हैं। तो ये विधि इसके लिए उपयुक्त है। तो बालक स्वयं उच्चरित करके भी अक्षर लिख लेगा, जैसे वो कै बोलेगा भी और लिखेगा भी, ये भी शास्त्रीय हो गया। और एक मांटेसरी शिक्षण प्रणाली है, उसमें शिक्षण क्रम 3 भागों में है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कर्मेंद्रिय की शिक्षा दी जाती है। कर्मेंद्रिय का मतलब जिससे हम कार्य करते हैं वो हमारे अंग, हाथ, पैर, वाणी आदि कर्मेंद्रिय है। दूसरी जो शिक्षा है वो है ज्ञानेंद्रिय। दूसरी है वो क्या है? ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा। ज्ञानेंद्रिय है, इसमें आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा, इनकी शिक्षा दी जाती है। इनकी शिक्षा का मतलब है
कि बालक है उसको आँख की शिक्षा कैसे देंगे, कि उसको चीज़ दिखाएंगे देख कर पहचानना, दूसरा सुनकर पहचानना, सूंघ कर पहचानना नाक वाला है, और उसको स्पर्श करवाया जाएगा, गर्म ठंडा ऐसे वो त्वचा, और जीवा उसको टेस्ट करवाया जाएगा। ये ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा होती है। ज्ञानेंद्रिय से पहले कर्मेंद्रिय की शिक्षा दी जाती है। ये प्रश्न आता है कि पहले कर्मेंद्रिय की शिक्षा फिर ज्ञानेंद्रिय की, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि मांटेश्वरी विधि में किस शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है, तो वहाँ उत्तर ज्ञानेंद्रिय होगा। ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। उसके बाद में भाषा व गणित की शिक्षा दी जाती है। तो एक बार फिर से देख ले कि इनका ये शिक्षण क्रम है वो 3 भागों में चलता है। पहला है कर्मेंद्रिय की शिक्षा, दूसरा है ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा, और तीसरा है भाषा व गणित की शिक्षा। और इसमें आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जिस पर प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, बच्चों को पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है, क्योंकि लिखना पढ़ने की अपेक्षा सरल है, ऐसा मांटेश्वरी का मानना है। क्योंकि वो लिखना है, पढ़ना है नहीं, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें समझना भी होता है। तो ये लेखन यानी लिखने की शिक्षा इस प्रणाली की प्रशंसनीय विशेषता है। तो इस प्रणाली की सबसे प्रशंसनीय विशेषता है वो कौन सी है? लिखने की शिक्षा। तो और ये चीज़ें आप पढ़ते ही रहते हैं कि इसमें लकड़ी या गत्ते के जो अक्षर होते हैं उन पर उंगली फेर कर लिखना सिखाया जाता है, जो हम लेखन शिक्षण विधि में लेंगे। कौशलों का विकास, इससे नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। तो और इसके बाद अक्षरों में स्याही भरवाई जाती है, वो खांचे होते हैं। मांसपेशियों के सदने के पश्चात वो लिखना सिखाया जाता है। पहले मांसपेशियाँ हैं वो उसकी सद जाएँ। तो इसके लिए फ्लैश कार्ड और अन्य शिक्षा के उपकरण वो काम में लिए जाते हैं। तो 4 वर्ष की उम्र तक के शिशु अंगुलियों के संचालन में नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। इसी समय वह खेलों का क्रियाओं के माध्यम से लिखना सीख जाता है। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं किसमें? मांटेश्वरी विधि में। और ये देखिए आप, ये तो लिखना हो गया। तो ये लिखना पढ़ना की दृष्टि से उत्तम, पढ़ना में भी उत्तम है प्रणाली। तो इसमें जो है ना वो पढ़ना है, वो सबसे पहले पढ़ने में पढ़ना कौशल कैसे विकसित किया जाता है, ये भी आपको देखना है कि सबसे पहले उसे अक्षर पढ़ना ही सिखाया जाता है। यानी इस तरह की आजकल की जो मनोवैज्ञानिक प्रणाली है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर शब्द ही सिखाया जाएगा, और फिर वाक्यांश सिखाया जाएगा बालक को, और उसके बाद में वाक्य पढ़ना। पढ़ने में ये क्रम अपनाएंगे और ऐसा ही लिखने में अपनाएंगे। तो ये इसकी खास विशेषता हो गई। और इसी कारण से ये, क्योंकि लिखना पढ़ना की दृष्टि से ये उत्तम प्रणाली मानी जाती है, लेकिन इसकी एक आलोचना भी की जाती है, और वो ये है कि इस विधि में पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता है, जो कि अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि अनुपयुक्त है, क्योंकि हमारे जो शिक्षण कौशलों का क्रम है वो इस तरह से नहीं है। और ये खास प्रश्न है वो मांटेश्वरी विधि पर बनेगा। तो आज की ये थी मांटेश्वरी विधि। इसी तरह से हम रोजाना 2-2, 3-3 शिक्षण विधि वो पढ़ते रहेंगे, क्योंकि 25 टेस्ट हैं, और अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो इसका समय अगर आप चाहें तो बढ़ाया जा सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लिख कर ज़रूर भेजेंगे। कुछ हैं वो कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो कमेंट करने में क्या लगता है, कमेंट कर दिया करो, किसी दूसरे को भी बता दो। और ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे। मेरा उद्देश्य हिंदी में 30 में से 30 प्रश्न आपके सही करवाना है, संस्कृत में भी 30 में से 30 प्रश्न सही करवाना है, जिसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। आपने बहुत ही तन्मयता से सुना होगा, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच।